चलिए स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चे यूजुअली छोड़कर चले जाते हैं एग्जाम में कि सर इसमें से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़कर आ जाएंगे, तो अब बेटा वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर के थ्रू विद इन हाफ एन आवर आप क्या कर सकते हैं, इसके की पॉइंट्स को रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है एनुअल रिपोर्ट कॉन्सेप्ट्स। ये एक सेपरेट चैप्टर है जो न्यू सिलेबस में ऐड किया है, बट ये न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे की पूरे कंपनीज एक्ट का क्रक्स निचोड़ कर सामने रख देता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ही आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपको कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट पावर्स रूल्स 2014, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2014, इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, सेबी एलओडीआर, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड SS4 सबका एक क्रक्स बनाकर यहां पर दिया हुआ है। चलिए चालू करते हैं हम। टॉपिक का नाम है एनुअल रिपोर्ट। बेटा चैप्टर का जो नाम है वही टॉपिक का नाम है। चालू करते हैं एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है जो पब्लिक कंपनीज को प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसके अंदर कंपनी की पास्ट ईयर में जितनी भी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हुई है उसको समराइज्ड फॉर्म में लिखा रहता है या लिखा जाता है। एनुअल रिपोर्ट क्या है? तो एनुअल रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो पब्लिक कंपनीज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू अपनी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज जो उसने पास्ट ईयर में किया है उसको मेंशन करती है। क्लियर बेटा? अब ये जो रिपोर्ट है ये टिपिकली शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं उनके लिए बनाई जाती है कि आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, कंपनी की ऑपरेशनल और फाइनेंशियल हाइलाइट्स इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। क्या है एनुअल रिपोर्ट? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो पब्लिक कंपनीज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू कॉर्पोरेट एक्टिविटीज जो उन्होंने पास्ट ईयर में करी है उसको मेंशन किया जाता है। स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर के लिए ये की जाती है, जिसके बेसिस पर क्या किया जाता है, फर्म का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाता है, जिसके अंदर ऑपरेशनल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज या हाइलाइट्स को जो पूरे साल भर हुआ है उसको डिस्क्लोज किया जाता है। क्लियर बेटा? इसके कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे? तो सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट में आता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल हाइलाइट्स, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, MDAR मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है बेटा? तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। एनुअल रिपोर्ट एक इंटरएक्टिव इन नेचर होती है, जो जिसके थ्रू कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है। क्लियर है? बेसिकली बेटा ये एक मैसेज होता है बोर्ड का टुवर्ड्स द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डेडिकेटेड रिपोर्ट। हर एक लिस्टेड कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट की एक कॉपी शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में डिस्पैच करना जरूरी होती है। क्लियर है बेटा? क्या कह रहा हूं? सेक्शन रेगुलेशन 34 क्या कहता है कि हर एक लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ेगी क्या चीज, एनुअल रिपोर्ट। साथ ही साथ सारे शेयर होल्डर को नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग के साथ में क्या करना पड़ेगा, एनेक्स करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कल से एनुअल रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो चेंज के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड कॉपी भी सेंड करना पड़ेगा। क्या क्या रहेगा ये हम देख चुके हैं।
चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। सबसे पहला रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट मेंशन करना पड़ेगी, डिक्लेरेशन साइंड बाय सीईओ ऑन कोड ऑफ कंडक्ट बताना पड़ेगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको मेंशन करना पड़ेगा, एंड लास्ट इज डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहला है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। लिस्टेड एंटिटी जिसके नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उन्हें एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कि आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर किए हैं। व्हाट आर द डिस्क्लोजर which are related to loans, advance and investments for holding company, subsidiary company। साथ ही साथ आपको दूसरे ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर है बाबा। सेकेंड इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये कहता है कि आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ में मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट MDAR अटैच करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर आपको इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सेगमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज आपका क्या परफॉर्मेंस है, आपका क्या नजरिया है, व्हाट आर योर आउटलुक्स, रिस्क क्या है, कंसर्न क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है आपकी कंपनी में, व्हाट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी ने किस तरीके से मटेरियल डेवलपमेंट किया है HR में और इंडस्ट्रियल रिलेशन में, कंपनी के क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस है दैट इज रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस। ये सारी की सारी चीजें MDAR में लिखा हुआ होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये रिपोर्ट ये कहता है कि भाई कंपनी ने किस तरीके से अपने आप को गवर्न किया है, कंपनी किस तरीके से कंप्लायंसेस का फॉलो कर रही है, वो आपको लिखना पड़ता है CGR में कि कॉर्पोरेट का गवर्नेंस किस तरीके से किया जा रहा है। अब इसके साथ अंदर आता क्या क्या है बेटा, तो इसके अंदर आएगा एक ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन लिस्टेड एंटिटीज फिलॉसफी ऑन कोड ऑफ गवर्नेंस की किस तरीके से लिस्टेड एंटिटी चलती है, शॉर्ट में बताएंगे ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, कैटेगराइजेशन ये कि क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, क्या क्या डेजिग्नेशन होल्ड करके रखा हुआ है, कौन से डायरेक्टर्स ने कितनी मीटिंग अटेंड करी है और लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करी थी या नहीं करी थी, ओवरऑल एक साल में कितनी मीटिंग हुई है, किस डेट पे हुई है, ये चीजें। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स इंटर से, इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास क्या क्या है, इनकी एक्सपर्टीज, स्किल और कॉम्पिटेंस क्या क्या रहेगा, इसके बाद कंफर्मेशन इन ओपिनियन ऑफ बोर्ड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस तरीके से स्किल्स ऑफ कॉम्पिटेंस लेकर बैठे हुए हैं और ये अपना इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ जितनी भी कमिटीज आपको कंपनी में बनाना जरूरी है उनका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कंपोजिशन और मीटिंग का पूरा की पूरा डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज रिलेटेड टू ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। साथ ही साथ आपको रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स भी इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। जनरल बॉडी मीटिंग्स आपने कौन कौन सी की हुई है, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास किए हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर पास किया तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कंपनी किस तरीके से मींस ऑफ कम्युनिकेशन यूज करती है कि इन्होंने प्रेस रिलीज किया था या नहीं किया था, इन्होंने वेबसाइट पे डिस्प्ले किया है या नहीं किया है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स किस तरीके से बताई गई है, जनरल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, AGM, फाइनेंशियल ईयर, डिविडेंड किस किस डेट को पे किया है, स्टॉक कोड क्या है कंपनी का मार्केट हाई एंड डेटा लो कितना है हर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी ने परफॉर्मेंस कंपैरिजन किस तरीके से किया है BSE सेंसेक्स क्रिसिल इंडेक्स के थ्रू, शेयर्स ट्रांसफर सिस्टम क्या है, कंपनी का प्लांट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर मेंशन रहती है।
क्लियर बेटा। इसके बाद डिक्लेरेशन रहता है जो सीईओ साइन करता है ये कहते हुए कि भाई हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इन्होंने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कंप्लायंस किया है और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया है। साथ ही साथ आप कंप्लायंस सर्टिफिकेट या तो ऑडिटर या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ये भी आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ में एनेक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डीमैट सस्पेंस अकाउंट, अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट, कितने शेयर्स है जो कोई अवेल नहीं कर रहा है, कितने शेयर होल्डर्स है जिनका कोई अता पता नहीं है, डिविडेंड बांटा पर बटने को तैयार नहीं है, ये सारी की सारी चीजें कहां पे लिखी रहती है, डीमैट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट इज बेटा स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन, सिंपल सा है, लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली बेसिस पर एक रिपोर्ट सबमिट करती है, एक स्टेटमेंट सबमिट करती है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन, कि भाई हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जेक्ट लिखा था वहां से जो पैसा लिया था हमने वहां से कितना डिविएशन आ रहा है या कितना वेरिएशन आ रहा है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट वेरिएशन और डिविएशन, और उससे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। डन। इसके बाद है बेटा डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर है जिनका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है उनको एनुअल रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी दिया जाता है, और अगर कोई भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर डिमांड कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए, हार्ड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, तो उसे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज बोर्ड्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट हमने देख लिया, उसके अंदर क्या क्या आएगा वो सब भी देख लिया। नेक्स्ट इज बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट बेटा एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं शेयर होल्डर्स से। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो इन्फॉर्म करता है शेयर होल्डर्स को अबाउट द परफॉर्मेंस and various other aspects of the company, major policies, relevant changes in the management, future project programs for expansion, so on so forth। क्लियर है बेटा। इसके बाद उन्होंने समझाया कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो वन बाय वन हम देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहला ये कहता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको SS4 फॉलो करना पड़ेगा। अब 134 सबसेक्शन 3 के अंडर आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज। तो सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर आएगा वेब एड्रेस, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा रहता है कि भाई किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमने कंफर्म किया है, हमने एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉलो किया है, हमने डायरेक्टर्स जो है उन्होंने क्या किया है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर ही अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाए हुए हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर ने क्या किया है, प्रॉपर सिस्टम मेंटेन किया है ताकि कंप्लायंसेस का सिस्टमेटिक फॉलो हो सके। साथ ही साथ उन्होंने बोला डिटेल्स ऑफ फ्रॉड अगर कोई है जो ऑडिटर ने रिपोर्ट करी है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन हमने प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ हमने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोवाइड किया है, हमने कंपैरिजन पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी बनाई है कि किसको कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन किस तरीके से किया हुआ है, एंड व्हाट आर द बेंचमार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज प्रोवाइड करी है। अगर कोई भी ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर ने, फाइनेंशियल ऑडिटर या फिर कॉस्ट ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन मतलब कुछ खामियां निकाल दी कि आपने ये करना भूल गए वो करना भूल गए, या फिर कोई रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क निकाला है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा। क्या क्या लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी चलाई है अंडर सेक्शन 186, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट किया है रिलेटेड पार्टी के साथ उसका डिस्क्लोजर, कंपनी का अफेयर किस तरीके से चल रहा है और कंपनी किस तरीके से रिजर्व मेंटेन कर रहा है, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ती है। साथ ही साथ आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बेशन, फॉरेन एक्सचेंज में कंपनी अगर डील कर रही है तो वो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगी। आपने CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर इनिशिएटिव लिया है तो कमिटी के कॉम्पोजिशन क्या है, कि कहां कहां पैसा खर्च किया है, कितना पैसा खर्च किया है, और CSR एक्सपेंडिचर में कितना पैसा कैलकुलेट हुआ है, ये सारा की सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट इज बोर्ड इवैल्यूएशन आपको कराना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए कि हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी जिसका प्रोडक्शन कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, बोर्ड का इवैल्यूएशन, कि हमने बोर्ड को इवैल्यूएट करा है और बोर्ड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ये हमने देखा है फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन में कि कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, इंडिविजुअल डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया है। क्लियर बेटा। फाइनेंशियल समरी, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, ये कुछ अदर मैटर्स है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट इज 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट बनाने का इन डेप्थ जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट में एक रिपोर्ट बनाती है बोर्ड की जिसे बोला जाएगा एब्रिस्ट बोर्ड रिपोर्ट। क्लियर है। इसमें बेसिक चीजें रहती है रिगार्डिंग वेब एड्रेस ऑफ द कंपनी, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डिटेल्स एंड फ्रॉड ऑफ ऑडिटर्स, explanation of board by qualification or adverse remark by auditor in the report, statement of state of company's affairs, financial summary or highlights, material changes from the date of closure of financial year, details of director, details and significant and material order passed by regulators, report of the board contain, ये सारी की सारी चीजें आपको देना पड़ेगी इन फॉर्म AOC2। क्लियर। फिर इक्विटी से रिलेटेड भी बेटा आप डिटेल्स दोगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी ने इशू की है तो उससे रिलेटेड कितना अमाउंट है, किसको दिया है, वेस्टेड ड्यूरेशन कब है, क्लियर है, लॉक इन पीरियड कितना है, इसके साथ साथ आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है या नहीं किया है, प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन करी, इससे अर्निंग पर शेयर कितना डाइल्यूट हो रहा है, ये सारी डिटेल्स। नेक्स्ट इज डिटेल्स रिगार्डिंग ईसॉप अगर आपने किया है तो। Next is details disclosure pertaining to restriction on purchase of company by giving loans or purchase of shares. Next is consolidated financial statement CFS। समझना बेटा क्या होता है, अगर कंपनी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर होल्डिंग है प्लस सब्सिडरी है या एसोसिएट है तो बाबा इनको दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ती है, एक अपनी खुद की और एक कंबाइंड, की होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, या होल्डिंग और सब्सिडरी या होल्डिंग और एसोसिएट को मिलाकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज CFS। क्लियर। अगर आपने वॉलंटरी रिवीजन किया है बोर्ड रिपोर्ट का तो वो उसकी डिटेल, आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करा है उसका डिटेल, कोई डायरेक्टर अगर रिजाइन करके गया है तो उसका डिटेल, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, डिटेल्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म, रेम्यूनरेशन ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स की जो भी सैलरी है वो दिखाना पड़ेगी आपको। ऑडिटर सेक्रेटेरियल ऑडिटर रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स आपको MR3 में देना पड़ेगी, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जाएगी वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में शो करना पड़ेगी इन फॉर्म MR3। क्लियर बेटा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो कमिटी है उसके बारे में बताना पड़ेगा, कितने केसेस पेंडिंग है, कौन कौन कमिटी में है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। IPF से रिलेटेड आपको डिटेल्स बताना पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज बताना पड़ेगी। यहां तक था बेसिक डिस्कशन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला है बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कौन कौन करता है। क्लियर है बेटा, चालू करते हैं। बोर्ड रिपोर्ट जो है उसे अप्रूव किया जाता है, कंसीडर किया जाता है और साइन किया जाता है बाय ए मीटिंग, एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। अब बेटा बोर्ड रिपोर्ट को कौन कौन साइन करता है, तो पहला है व्हेन द चेयरपर्सन इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, तो चेयरपर्सन साइन कर देगा। और अगर कंपनी में चेयरपर्सन ऑथराइज नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर जिसमें से एक अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो, या फिर बाय डायरेक्टर वेयर देयर इज वन डायरेक्टर। क्लियर है बाबा। चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी साइन करेगा, और अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर जिसमें से एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है। हर एक मेंबर के पास ये राइट रहेगा कि उसको कॉपीज मिलना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ये सारी की सारी चीजों की। क्लियर। फाइलिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, जो भी बोर्ड रिपोर्ट है उसे 30 डेज के अंदर अंदर ROC को क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है। AGM में जैसे ही बोर्ड रिपोर्ट को अडॉप्ट किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा,
बोर्ड रिपोर्ट ROC को फाइल करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट बेटा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज मूविंग फॉरवर्ड इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब ये है कि कंपनी ने साल भर में क्या किया, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंपनी क्या करती है, ROC को हर साल फाइल करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, तो पर्पस ये है कि भाई आपकी कंपनी में मीटिंग कितनी हुई है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर क्या है, KMP कौन कौन है, प्रमोटर का डिटेल्स, मेंबर का डिटेल्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट सिचुएशन में आपको किसको देना पड़ती है हर साल, ROC को। अब बेटा स्मॉल कंपनी के लिए इन्होंने फॉर्म प्रिस्क्राइब करा है, फॉर्म MGT 7A, वेयर एज नॉर्मल कंपनीज के लिए कौन सा है बेटा, फॉर्म MGT 7। तो 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी के लिए एनुअल रिटर्न का फॉर्म है फॉर्म MGT 7A, वेयर एज नॉर्मल एनुअल रिटर्न किस में प्रिपेयर किया जाता है, MGT 7 में। अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के लिए रिटर्न कब क्या किस फॉर्म में रहेगा, फॉर्म FC4 में बेटा। क्लियर है, आया। MGT 7 और 7A कब फाइल करना पड़ता है आपको, तो AGM की डेट या फिर जिस दिन AGM हो जाना चाहिए थी उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर आपको ROC को क्या करना पड़ेगा, MGT 7 या MGT 7A फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है, डन बेटा। अब एनुअल रिटर्न कौन कौन साइन करता है, अगेन स्टार मार्क करिए इसको। सबसे पहला उन्होंने बोला एनुअल रिटर्न इज टू बी साइंड बाय बोथ अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी ऑन व्हेन देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कौन कौन साइन करेगा, तो उन्होंने बोला स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी के केस में साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कौन कौन करेगा बाबा, तो उन्होंने समझाया कि भाई डायरेक्टर एंड CF इफ देयर इज नो CS बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सर्टिफिकेशन किसके लिए जरूरी है, तो उन्होंने बोला ऐसी कंपनी, ऐसी लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन्हें क्या कराना पड़ेगा, अपना एनुअल रिटर्न प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से फॉर्म MGT 8 में सर्टिफाई कराना पड़ेगा। डन बेटा, आया समझ में। नेक्स्ट इज यूडिन। यूडिन इज यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। CS जो है वो बैक डेटेड डॉक्यूमेंट्स कोई भी साइन ना कर पाए, कंपनी फ्रॉड ना कर पाए, इसीलिए ICSI ने एक गाइडलाइन लाई 2019 में जिसका नाम रखा ICSI यूडिन गाइडलाइंस 2019। ये कहता है कि PCS अगर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट साइन करता है, कौन कौन से बेटा, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट टू मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज या फिर एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट टू लिस्टेड एंटिटीज या फिर कंप्लायंस सर्टिफिकेट रिलेशन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर MGT 7 या फिर एनुअल रिटर्न फॉर्म फॉर MGT 8, तो ये डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करेगा, साइन करेगा, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कहां पे बेटा आपको रजिस्टर करके निकालना पड़ेगा। ICSI की लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप यूडिन जनरेट करोगे इंडिविजुअली, और वो जो नंबर रहेगा आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन करके सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। अब आपको AGM की डेट से या फिर लास्ट डेट ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको MGT 7 या MGT 7A क्या करना पड़ेगा, ROC को फाइल करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न बेटा आपको 8 इयर्स तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस आवर्स में आकर क्या कर सकता है, एनुअल रिटर्न को इंस्पेक्ट कर सकता है। क्लियर है, डन। जो भी उसके पेपर्स डिमांड कर रहा है मेंबर, डिबेंचर होल्डर या कोई भी पर्सन, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 रुपीज पर पेज कॉस्टिंग पर ऐड करके उसे वो चीज प्रोवाइड कर सकते हो। डन बेटा, आ रहा है समझ में। इसके बाद है एक्टिव टैगिंग।
एक्टिव टैगिंग क्या कहता है? रूल 25A ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। बहुत ही मजेदार चीज हुई थी बेटा कि कंपनी ढूंढते हुए आरओसी पहुंची और कंपनी दिखी नहीं रही है भाई, वहां पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ताला लगा हुआ है, जाले लगे हुए हैं। तो उस चीज के ध्यान में रखते हुए एमसीए ने एक रूल लाया, रूल 25A ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, कि हर एक कंपनी जो 31 दिसंबर 2017 तक या उसके पहले बनी हुई है, उन्हें अपने पर्टिकुलर्स और रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या करना पड़ेगा? एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 15 जून 2019। क्लियर है? अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे हैं तो भाई उनको ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना पड़ेगा साथ में, ताकि ये चीज इसको अवॉइड की जा सके और कंपनी को स्ट्रक ऑफ होने से बचाया जा सके। क्लियर है? अगर कंपनी ने ई फॉर्म एक्टिव INC 22A था बेटा इसका फॉर्म, अगर ये फाइल नहीं किया है तो कंपनी एक्टिव नॉन कंप्लायंट फॉर्म से आएगी, और जब तक ये ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं हो जाता है कंपनी अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं बढ़ा सकती है, पेड अप शेयर कैपिटल में चेंज नहीं ला सकती है, डायरेक्टर में चेंजेस नहीं ला सकती है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं कर सकती और मर्जर अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट नहीं कर सकती है। डन बेटा? That was all for annual report concept chapter। बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करता है? एनुअल रिटर्न साइन कौन करता है? एनुअल रिटर्न होता क्या है? MDAR होता क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट किस किस को सबमिट करना पड़ती है? ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।